इस प्रेजेंटेशन में हम सीएनसी के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्ट प्रोग्रामिंग, जिसे हम कहते हैं सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट? क्योंकि पार्ट प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है? पार्ट प्रोग्राम में सारी डिटेल सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जो कि एक मशीन टूल को फॉलो करना होता है। मतलब मशीन टूल मतलब कोई भी मशीन टूल है, इसको वर्कपीस में मशीनिंग करनी है, एक लोकेशन पे करा, फिर उसको दूसरी लोकेशन में जानी है, फिर उसको तीसरी लोकेशन में जानी है। तो जितना भी उसको मोशन करना है, जितने भी कमांड्स उसको देनी है, वो सारा कुछ किस में होती है? पार्ट प्रोग्राम में। मतलब जो टूल को ऑटोमेशन मिल रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन के कहां से मिल रहे हैं? प्रोग्राम के थ्रू ही मिल रहे हैं। इसलिए मीन्स ऑटोमेशन किसके कारण हो पा रहा है? पार्ट प्रोग्रामिंग के कारण ही हो पा रहा है। इसलिए पार्ट प्रोग्राम जो है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी सीएनसी प्रोग्रामिंग का। क्या होता है पार्ट प्रोग्राम? इट इज अ डिटेल सेट ऑफ कमांड्स टू बी फॉलोड बाय मशीन टूल्स। मशीन टूल को जो जो फॉलो करना होता है, उसका सारा डिटेल पार्ट प्रोग्राम में लिखा रहता है। अब इसका नाम पार्ट प्रोग्राम क्यों है? क्योंकि किसी पर्टिकुलर पार्ट या किसी पर्टिकुलर जॉब को प्रोड्यूस करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया। मान लीजिए हमने एक टर्निंग जॉब, एक सिलेंडर लिया, उसका डायमीटर रिड्यूस करना है टर्निंग से, ये एक पार्ट बनाना है डायमेंशन रिड्यूस करके डायमीटर। तो ये एक हमारा पार्ट हो गया जो कि हमें बनाना है। अब इस पार्ट को परफॉर्म करने के लिए टूल को जो जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे, उस सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्रामिंग कर दिए, कमांड के फॉर्म में बदल दिए। तो ये पार्ट प्रोग्राम हो गया किसका? उस सिलेंडर का जिसका हमें डायमीटर रिड्यूस करना है। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट बनाना होगा, तो उसके लिए दूसरा प्रोग्राम लिखना होगा। मीन्स सारे जॉब के लिए, सारे पार्ट्स के लिए जो हमें बनाने हैं, जो कि मशीन करने हैं, सबके लिए सेपरेट प्रोग्राम होगा। इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? पार्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सिर्फ एक ही पार्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए ही काम करेगा। अब इसमें जो कमांड्स होती हैं वो क्या करती हैं? बताती हैं कि पोजीशन क्या होगी। स्पेसिफाइज द पोजीशन। पोजीशन किस में स्पेसिफाई होती है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी टूल की पोजीशन क्या होगी? स्पेसिफाई होगी। और वर्क पीस को भी अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग टूल को मूव कराएंगे। टूल का मोशन कैसा होगा? वर्क पीस को ट्रेवल होगा कि टूल का ट्रेवल होगा? कटिंग वेलोसिटी कितनी होगी? मशीनिंग पैरामीटर्स जैसे कि स्पिंडल ऑन ऑफ, कूलेंट ऑन ऑफ, वेलोसिटी, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ये सब कितना होगा? ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि टूल को लगने वाली है ड्यूरिंग द मशीनिंग, ये क्या करेंगे? हम एक प्रोग्राम में कंपाइल कर देंगे। उसको बोलेंगे कमांड के फॉर्म में, क्या बोलेंगे? पार्ट प्रोग्राम। अब पार्ट प्रोग्राम क्या होना चाहिए? अच्छे से बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए, एक एक चीज कवर होनी चाहिए। कोई भी चीज यदि पार्ट प्रोग्राम में हमने छोड़ दी, मिस कर दी, तो टूल भी क्या करेगा? उस चीज को मिस कर देगा। तो पार्ट प्रोग्राम बहुत ही केयरफुली अपने को जो भी शेप कट करना है, जो भी मशीनिंग करनी है, उस शेप को स्टडी करके अच्छे से एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए पार्ट प्रोग्राम को लिखना चाहिए, जिससे वो अपना फंक्शन अच्छे से फुलफिल कर पाए। अब पार्ट प्रोग्राम हम लोग क्या मैनुअली भी लिख सकते हैं, कोडिंग के द्वारा डायरेक्ट कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं अपन लोग, या कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज जैसे एपीटी ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग टूल के माध्यम से भी लिख सकते हैं। सो पार्ट प्रोग्राम क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पार्ट। एक प्रोड्यूस पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस देने होंगे टूल को, उसको एक पार्ट प्रोग्राम कहते हैं। क्या करता है ये? टूल का मूवमेंट कंट्रोल करता है, मशीन का मूवमेंट कंट्रोल करता है, वर्कपीस का, टेबल का ऑन ऑफ फंक्शन करता है, ऑक्सिलरी फंक्शंस हो गए जैसे स्पिंडल रोटेशन, कूलेंट, ये सबको भी सारा कुछ कंट्रोल करता है। हर एक चीज, जो भी चीज ड्यूरिंग द मशीनिंग लगने वाली है, वो सब कुछ किससे कंट्रोल होगा? वो सारी डिटेल्स पार्ट प्रोग्राम में अपन लोग डाल देंगे, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी ड्यूरिंग द मशीनिंग। अब कोडेड इंस्ट्रक्शंस जो है पार्ट प्रोग्राम में किस में होते हैं? कोडेड इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में होते हैं? लेटर्स और नंबर्स और सिंबल्स के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस कोडेड किए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, सैंपल है पार्ट प्रोग्राम का। इसमें देखिए बहुत सारी लाइन है, एक एक लाइन जो लिखी हुई है उसको बोलते हैं ब्लॉक, और कई सारे ब्लॉक से मिलकर बनता है एक पार्ट का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम।
इसको आगे अभी और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग क्या है? जहां पे मशीनिंग का सारा डेटा, कौन सी मशीनिंग करनी है, कैसे करनी, सब कुछ कंपाइल करके एक लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर दें, जिसको क्या मशीन का कंट्रोल सिस्टम समझ सके, मशीन टूल को फॉरवर्ड कर सके, उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग। डिफाइन करें, इट इज अ when all the machining data are compiled and translated into a language that can be understood by control system, उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू मशीनिंग, सब कुछ छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन एक कंपाइल करके अपन लोग प्रोग्राम के फॉर्म में रख लें और उसको ट्रांसलेट कर दें ऐसे लैंग्वेज में जो कि मशीन पढ़ सके, समझ सके, एग्जीक्यूट कर सके, उसे बोलेंगे प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग तो सिंपल ऐसे ही होती है, लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है। अब मशीनिंग डेटा कौन कौन सा उसमें डालते हैं अपन लोग, जैसे कि मशीनिंग सीक्वेंस, कौन सी प्रोसेस होनी है ये अपने को बताना पड़ेगा। टूल कहाँ से स्टार्ट होना है ये बताना पड़ेगा। टूल का स्टार्टिंग पॉइंट, कटिंग डेप्थ, फीड, डेप्थ ऑफ कट, वेलोसिटी, किस पाथ से टूल को मूव करना है, ये सब बताना पड़ेगा। सारे किसमें आ गए? मशीन सीक्वेंस। कटिंग कंडीशन, स्पिंडल स्पीड कितनी देनी है, कूलेंट कैसा देना है, फीड रेट कितना देना है, कटिंग कंडीशन हो गई। कौन सा टूल सेलेक्ट करना है, क्योंकि सीएनसी में ढेर सारे टूल्स लगे रहते हैं, कौन सा टूल सेलेक्ट करना है ये भी उसमें बताना पड़ेगा, तो वो टूल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा और वो कंडीशंस उसमें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये हुआ पार्ट प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। अब आगे समझते हैं कि सीएनसी का पार्ट प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, पार्ट प्रोग्राम बनता कैसे है। पार्ट प्रोग्राम जब भी हमने पिछले एक सैंपल दिखाया था पार्ट प्रोग्राम का, उसमें क्या था? बहुत सारे लाइंस थी, एक एक लाइन को अपन ने क्या कहा? ब्लॉक कहा। मींस पार्ट प्रोग्राम में क्या होता है? ब्लॉक्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं और एड्रेसेस होते हैं। एक कमांड जो हम लोग टूल को देते हैं, एक लाइन जो हम लोग ने लिखी थी उसमें एक इस तरह से पार्ट प्रोग्राम लिखा है, लाइन बाय लाइन पार्ट प्रोग्राम हमने लिख दिया, लाइन बाय लाइन पार्ट प्रोग्राम लिख दिया। एक लाइन में जो भी कमांड्स हमने लिखी, जो भी कमांड्स हमने दी, उसको बोलते हैं एक लाइन को ब्लॉक। ठीक है, कमांड हमने जो एक लाइन में सारी कमांड्स लिखी उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक। अब ब्लॉक में क्या होगा? वर्ड्स होंगे, एक या एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं किसमें? ब्लॉक में। मतलब ये जो ब्लॉक है अपना, इसमें एक वर्ड पहला ये, दूसरा वर्ड पहला ये, तीसरा वर्ड ये, इसके आगे चौथा वर्ड, एक वर्ड, टू वर्ड, थ्री वर्ड, फोर वर्ड, और इस पूरे लाइन को क्या बोलेंगे? ब्लॉक। जो कि एक कमांड, एक लाइन को एक ब्लॉक, और इस एक लाइन को बोलते हैं एक कमांड जो हमने टूल को दे दी। अब ब्लॉक्स में क्या होंगे? वर्ड्स होंगे, एक या एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। अब वर्ड्स में क्या क्या होंगे? ये तो वर्ड्स हो गए। अब वर्ड्स में क्या क्या रहेंगे? वर्ड्स में होते हैं लेटर और नंबर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने को इंस्ट्रक्शन देना है कि फीड रेट अपने को चाहिए क्या? 200 mm पर मिनट का, तो अपन ने इंस्ट्रक्शन दिया F200। F क्या हो गया? लेटर हो गया, और 200 क्या हो गया? न्यूमरल। मतलब इस तरह से अपन ने वर्ड में इंस्ट्रक्शन दे दिया, यहाँ पे इसको लिख देंगे F200। तो ये हो गया एक वर्ड जो कि बता रहा है कि फीड रेट कितना है? 200 mm पर मिनट। उसके बाद एड्रेस क्या होता है? एक आइडेंटिफिकेशन लेटर, हर एक वर्ड के पहले, कोई भी वर्ड शुरू करेंगे ना उसके पहले एक अल्फाबेटिक लेटर लगाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रेस। वो अल्फाबेटिक लेटर क्या बताता है? आइडेंटिफाई कराता है कि हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वर्ड था, हमने इस वर्ड की शुरुआत में क्या लिखा? एफ। एफ यहाँ पे बता रहा है कि हम ये इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं? फीड के लिए दे रहे हैं। अब हम स्पिंडल एस लगा देंगे तो एस का मतलब हो गया ये हम स्पिंडल का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो एक आइडेंटिफिकेशन लेटर रहता है हर एक वर्ड के शुरुआत में, जिसे हम लोग कहते हैं एड्रेस। अब एड्रेस को डिनोट करने के लिए इतने सारे आइडेंटिफिकेशन एड्रेस नंबर्स हैं अपने पास, जो कि अलग अलग फंक्शन को डिनोट करते हैं। यदि वर्ड के शुरुआत में एन लिखा है तो वो क्या बता रहा है? सीक्वेंस नंबर बता रहा है। यदि शुरुआत में जी लिखा है तो वो प्रिपरेटरी कोड को डिफाइन कर रहा है। एक्स वाई जेड लिखा है तो कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है। एफ लिखा है तो फीड फंक्शन डिनोट कर रहा है। एस लिखा है तो स्पिंडल फंक्शन डिनोट कर रहा है। टी लिखा है तो टूल फंक्शन, और एम लिखा है तो मिसलेनियस फंक्शन डिनोट कर रहा है। ये एक एग्जांपल है
इसमें N20 वाली एक लाइन आपको दिख रही है और एक N21 की एक लाइन दिख रही है। N20 जो एक लाइन है इसको बोलेंगे एक ब्लॉक और N21 जो एक लाइन है इसको बोलेंगे दूसरा ब्लॉक। N20 में एक ब्लॉक है, इसमें देखिए अलग अलग वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है N20, दूसरा वर्ड है G01, तीसरा वर्ड है X20.5, चौथा वर्ड है F200, पांचवा वर्ड है S1000, छठवां वर्ड है M03। मतलब एक ब्लॉक में कई सारे वर्ड्स हैं। हर एक वर्ड में देखिए स्टार्टिंग में एक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस है जो कि बता रहा है किसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है पार्ट प्रोग्राम का। सबसे पहले पार्ट स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, उसके बाद ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक जितने भी ब्लॉक हो गए उसके कंप्लीट करने के लिए लास्ट में एंड ऑफ प्रोग्राम। एक ब्लॉक में क्या रहेगा, सबसे पहले सीक्वेंस नंबर रहेगा, फिर वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, इस तरह से एक ब्लॉक में रहेगा। ये एक फिगर से आप लोग समझिए कि ये एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। N5GXYZSMFTDLF ये क्या कर रहा है, पूरे एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक ब्लॉक में सबसे पहले जो N है वो बताएगा ब्लॉक नंबर कौन सा है, 5 है मतलब पांचवें नंबर का सीक्वेंस है। G बताएगा G कोड्स कौन से हैं, XYZ कोऑर्डिनेट वैल्यूज बताएंगे, S स्पिंडल स्पीड बताएगा, M कोड बताएगा, F फीड रेट बताएगा, T टूल फंक्शन बताएगा, D जो है टूल ऑफसेट बताएगा और लास्ट में एंड ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद ये एक तरह से आप और समझ सकते हैं जो ब्लॉक का फॉर्मेट है उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन कंफर्म होती हैं। ये ब्लॉक आप क्लियरली समझिए। ये एक पूरा जो डायमेंशन दिख रहा है ये ब्लॉक है, इसमें अलग अलग वर्ड्स नीचे देखिए अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड N01 मतलब हर एक वर्ड के स्टार्टिंग में क्या है, पहले अल्फाबेट है जो कि बता रहा है एड्रेस, फिर उसके बाद उसका जो भी फॉर्म होगा। प्रिपरेटरी कोड के लिए एड्रेस G लगाया दूसरे वर्ड में, फिर उसका कोड, फिर X डायमेंशन के लिए XYZ यूज किया, फिर उसका कोड, फिर मिसलेनियस फंक्शन के लिए M यूज किया आखिरी वर्ड में, फिर उसका कोड। सारे वर्ड्स को मिला के एक ब्लॉक बना और एक ब्लॉक एक लाइन में लिखा, अगला ब्लॉक अगली लाइन में, उस तरह से पूरा पार्ट अपना प्रोग्राम लिखे, लास्ट में प्रोग्राम कंप्लीट होगा। इस तरह से किसी भी पार्ट का प्रोग्रामिंग अपन लोग करते हैं। जो भी पार्ट अपने को बनाना है उसकी प्रोग्रामिंग इस फॉर्मेट में करके सीएनसी में फीड करते हैं। अब आगे देखते हैं सीक्वेंस नंबर क्या होता है। ये सबसे स्टार्टिंग में जो प्लेस रहता है उसको सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। ये सीक्वेंस बताता है कि कहां से प्रोग्राम स्टार्ट है, किसके बाद कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है। मतलब कमांड जो है उसको कैसे मालूम चलेगा, मान लो वो 20 से उठा ली कोई कमांड तो नहीं, सीक्वेंस नंबर बताएगा कि सबसे पहले तुम्हें ये कमांड फॉलो करनी है, फिर ये कमांड, फिर ये कमांड, फिर ये कमांड, फिर ये कमांड। 01 वाली कमांड सबसे पहले, 02 वाली बाद में, 03 वाली बाद में। इस तरह से तुम्हें सीक्वेंस फॉलो करते हुए कमांड को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कमांड को 20 से तुमने फॉलो कर लिया, सीक्वेंस होना चाहिए। कमांड भी फॉलो करने का एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस नंबर बताएगा। उसके बाद आता है जी कोड्स, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी कोड्स। ये प्रिपरेटरी कोड्स मेनली बताते हैं कि टूल को कैसे मूव करना है प्रोग्राम के अपने वर्क पीस के, जहां पे उसको मशीनिंग करनी है उसके अराउंड टूल को कैसे मूव करना है। ये किससे डिसाइड होगा, जी कोड से। यदि हमने G00 कोड इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग। पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग मतलब अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम में चलूं तो एक्स वाई अपने पास है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया था मोशन कंट्रोल में कि 3 प्रकार से टूल का मोशन कंट्रोल होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट, एक स्ट्रेट कट, तीसरा कॉन्टूर मोशन। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक पॉइंट से उसको दूसरे पॉइंट जाना है तो वो यहां से चला सीधे यहाँ पे आके रुक जाएगा। G0 मतलब रैपिड फीड, रैपिड पोजिशनिंग इसको कहते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रैपिडली वो पहुंच गया, बीच में जो वर्क पीस आया उसको कोई भी मशीनिंग नहीं किया, यहां से शुरू किया यहां पे सीधे डायरेक्ट पहुंच गया। ठीक है, G00। उसके बाद G01 है, वो क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन बताता है। लीनियर इंटरपोलेशन मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको कैसे जाना है, लीनियरली जाना है। अब समझिए, आपको पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग और लीनियर इंटरपोलेशन में अंतर शायद ना समझ में आए। पहले समझिए, लीनियर इंटरपोलेशन मतलब एक पॉइंट है ये, उसको अब टूल ने इस पॉइंट में मशीनिंग किया, अब टूल को कहां पे, इस पॉइंट पे क्या करना है,
मशीनिंग करना है। तो टूल इस पॉइंट से इस पॉइंट ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, और टूल ऐसे जा सकता है, तीन तरीके से जा सकता है। तो अगर टूल सीधा सीधा गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इंटरपोलेशन। तो अब आप बोलोगे पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग क्या है? पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का मेथड क्या है। हमने पढ़ा था पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग मतलब यहाँ पे मशीनिंग किया, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर यहाँ पहुंच गया। फिर अगर स्ट्रेट कट होता तो क्या होता? पहले ऐसे जाता फिर ऐसे जाता। अगर काउंटूरिंग होता तो क्या होता? ऐसे ऐसे मूव करके जाता। मतलब वो बिना मशीनिंग करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जा रहा है। इसका मतलब है टूल का मोशन कैसे हो रहा है। और लीनियर इंटरपोलेशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसको लीनियर इंटरपोलेशन मतलब यहां से मशीनिंग करते हुए जाना है। G02 मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन। सर्कुलर इंटरपोलेशन मतलब क्लॉकवाइज। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो इसको यहां से क्लॉकवाइज अगर जाना है, इस रास्ते को फॉलो करते हुए टूल को जाना है। मींस इंटरपोलेशन मतलब वो मशीनिंग करते हुए जा रहा है। याद रखिएगा, क्या करते हुए जा रहा है? मशीनिंग करते हुए। यहां से मशीनिंग शुरुआत की है, यहां से मशीनिंग करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए यहां तक पहुंचा। तो वो कैसे पहुंचा? सर्कुलर इंटरपोलेशन, सर्कुलर पाथ को फॉलो किया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो किया। अगर G02 का मतलब है तो वो सर्कुलर करेगा क्लॉकवाइज। G03 का मतलब है तो क्या हुआ? सर्कुलर करेगा लेकिन ऐसे मशीनिंग करते हुए जाएगा वो। मान लीजिए हमें कोई सरफेस बनानी है, ऐसी सरफेस बनानी है, तो टूल यहाँ पे है, यहाँ पे उसको इस सरफेस को कट करना है। तो यहाँ से शुरू करते हुए सर्कुलर इंटरपोलेशन देंगे क्लॉकवाइज में, यहाँ पे रेडियस दे देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज अपने को सरफेस बनानी है तो उसको G03 दे देंगे और वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे पहुंच जाएगा। क्लियर? G04 रहता है ड्वेल। G04 किसके लिए रहता है? ड्वेल मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ड्वेल मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं जा रहा हूं तो बिना किसी मशीनिंग करे हुए मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच रहा हूं। ड्वेल का मतलब गैप हो गया। यहां से मैंने लिखा इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक जाना है, लेकिन मैंने G04 कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि मैं बिना मशीनिंग करे यहां से उठ के डायरेक्ट यहां पे आ जाऊंगा। ड्वेल मतलब उतना हमने गैप छोड़ दिया। उसके बाद G40 होता है कटर कंपनसेशन कैंसिल के लिए। कटर कंपनसेशन क्या होता है हम बताएंगे आपको आगे। G41 कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट, G42 कटर रेडियस कंपनसेशन राइट। उसके बाद G70 होता है डायमेंशनिंग के लिए। अगर डायमेंशनिंग हमने इंचेस में करी है, G70 दिया है तो हमने क्या किया? सारी डायमेंशंस इंचेस में दी हैं। और G71 यदि हमने दिया तो सारी डायमेंशंस किस में है? अपनी mm में है। उसका मतलब ये होता है। अब G80 से 89 तक ड्रिलिंग एंड टैपिंग साइकिल के सारे फंक्शंस रहते हैं। G90 क्या रहता है? एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग। और G91 इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग। एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग और इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग अपन लोग समझते हैं अलग कोऑर्डिनेशन सिस्टम में, y x। अब एब्सोल्यूट डायमेंशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 5 और 10। फिर इस ऑब्जेक्ट को कहां पहुंचना है? यहां पे पहुंचना है। इसका कोऑर्डिनेट है कितना? 10 और 20। तो इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है? अगर वो इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पहुंचने के लिए ओरिजिन को अपना रेफरेंस मानता है तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। और यदि इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक के लिए पहुंचने के लिए वो पिछले वाले पॉइंट को अपना क्या मान लेता है? जीरो पोजीशन मान लेता है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी बची? 10 माइनस 5 5 और 20 माइनस 10 10। तो अगर उसको दो पोजीशन में ट्रेवल करने के लिए अपना ओरिजिन को ही अपना बेस मानता है, रेफरेंस मानता है, उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। मतलब यहां से यहां जाने के लिए उसको क्या माना? ओरिजिन को रेफरेंस माना। तो ओरिजिन को रेफरेंस मानेगा तो उसको कोऑर्डिनेट क्या लेने पड़ेंगे? 10 और 20 लेने पड़ेंगे। तो उसने क्या हुआ? 10 20 में पहुंच गया। यदि उसने इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेशन सेलेक्ट किया है तो उसको इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस कितना हुआ? 5 और 10। मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए उसको कितना मूव करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में 10, यदि उसने इस वाले को रेफरेंस माना है। अगर इसको रेफरेंस माना है तो उसको इंक्रीमेंटल कहेंगे। ओरिजिन को माना है तो उसको 10 और 20 ही लेना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट बोलेंगे।
इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं 3 होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला होल जिसकी ओरिजिन से एक्स एक्सिस में डिस्टेंस 30 और दूसरा होल जिसकी ओरिजिन से एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है 70, लेकिन पहले होल के करस्पॉन्डिंग कितनी डिस्टेंस है 40। तीसरा होल जिसकी ओरिजिन से एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है कितनी 110, लेकिन सेकंड वाले होल मतलब उसके प्रीवियस होल से उसकी डिस्टेंस कितनी है 40। तो यदि इंक्रीमेंटल सिस्टम है तो वो डिस्टेंस कहां से नापेगा, अपने पिछले वाले पोजीशन से नापेगा। जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि वो पिछले वाले से नापा तो 40 मिला, फिर अगले के लिए फिर से 40 मिला। लेकिन अब इस डायग्राम में देखिए आप, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट सिस्टम को। इसमें पहले वाले की डिस्टेंस है 30, दूसरे वाले की डिस्टेंस कहां से ली गई है, वो भी ओरिजिन से ली गई है, और तीसरे वाले पॉइंट की डिस्टेंस कहां से ली गई है, वो भी ओरिजिन से ली गई है। मतलब अपने मूवमेंट में वो हर जगह अपने ओरिजिन को रेफरेंस मान के मूवमेंट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट सिस्टम। आई होप क्लियर होगा। तो G90 क्या है, एब्सोल्यूट। अगर G90 कोड में है तो वो एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग फॉलो कर रहा है। G91 यदि कोड में है तो वो इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग फॉलो कर रहा है। मैंने बताया कटर रेडियस कंपनसेशन। इस डायग्राम में आप देखिए एक कटर है जिसको एक शेप क्रिएट करना है, किस तरह का, जो कंटिन्यूस लाइन दिख रही है इस तरह का शेप अपने को क्रिएट करना है। तो कटर जो है अगर उसी लाइन में उसने लगाया तो उसने शेप कैसा क्रिएट किया, ऐसा क्रिएट किया, ऐसा शेप क्रिएट किया। लेकिन अपने को चाहिए क्या था, अपने को तो एक्चुअली ये वाला चाहिए था, लेकिन कटर ने क्या किया, अंदर वाला क्रिएट कर दिया। मतलब फाइनल कॉन्टूर जो है डज नॉट मैच विथ प्रोग्राम पाथ। अपना प्रोग्राम पाथ था ये वाला, लेकिन जो फाइनल कॉन्टूर आया वो डैश डैश वाला आया। मींस कटर को थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरे डायग्राम में देखिए, यदि हमने कटर को बाहर की तरफ शिफ्ट कर लिया तो उसने हमको फाइनल कंटूर अपना जैसा चाहिए था वैसा दे दिया। इसको बोलते हैं कटर रेडियस कंपनसेशन। कटर की जो रेडियस थी उसके अलोंग हमको उसका हल्का सा लेफ्ट साइड में यदि शिफ्ट किया तो लेफ्ट साइड कटर रेडियस कंपनसेशन, यदि राइट साइड में हुआ तो उसको बोलेंगे राइट साइड कटर रेडियस कंपनसेशन। तो जी कोड के बाद अगली प्रोग्राम में जो वर्ड आता है ब्लॉक में उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वर्ड। कोऑर्डिनेट वर्ड एक्स, मतलब एक्स की लोकेशन बता रहा है 100, वाई की लोकेशन बता रहा है 200 या -200। ठीक है, अब 100 यदि इसमें लिखा है क्या, उसमें यदि G91 लिखा है तो वो 100 कहां से लेगा, अपने पिछले पॉइंट से लेगा। और यदि G90 लिखा है तो वो 100 कहां से लेगा, ओरिजिन से लेगा। ये सिंपल सा है। तो कोऑर्डिनेट वर्ड्स। उसके बाद स्पिंडल फंक्शन आता है। स्पिंडल फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एस से। उसके बाद फीड फंक्शन, फीड लिखा है। उसके बाद जी प्रिपरेटरी कोड्स में ही एक G94 कोड रहता है, जिसका मतलब रहता है कि जो फीड रहेगा वो किस में रहेगा, mm/मिनट में। यदि G94 लिखा है और F लिखा है कितना 200, तो इसका मतलब क्या है कि जो फीड है 200 है, यूनिट क्या होगी, G94 लिखा है, इसका मतलब mm/मिनट में 200 का फीड अपन को लेना है। तो F से क्या डिनोट करेंगे, फीड, और उसकी यूनिट क्या है, जी प्रिपरेटरी कोड से आएगी। उसके बाद T से क्या डिनोट होगा, टूल। T02 लिखा है। अब मशीन में कई सारे टूल रहेंगे, उनके अलग अलग सीक्वेंस रहेंगे। T02 मतलब दूसरे नंबर का टूल सेलेक्ट करके अपने को उठाना है और मशीनिंग करनी है। तो ये हो गए कुछ कोड्स। अब इसके बाद आते हैं मिसलेनियस कोड्स। मिसलेनियस कोड्स मिसलेनियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रहते हैं, जैसे कि स्पिंडल रोटेशन। अगर M03 लिखा है तो स्पिंडल रोटेशन अपने को क्लॉकवाइज दिया जाएगा। M04 लिखा है तो स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दिया जाएगा। M05 हमने जब प्रोग्राम में लिख दिया लास्ट में तो स्पिंडल स्टॉप, तो प्रोग्राम अपना खत्म। उसके बाद M06 लिखा हमने। M06 लिखने के बाद मतलब टूल चेंज। अब टूल चेंज कौन सा करना है, T02 से T03 जाना है। तो M06 T03 मतलब पहले 2 का टूल था, हमने M06 लिखा मतलब टूल चेंज हुआ, कौन सा लेना है, 03 लेना है। M08 कूलेंट ऑन करना है। कब ऑन करना है, जिस पॉइंट पे कूलेंट ऑन करना होगा उस वाले ब्लॉक में M08 आ जाएगा। जिस पॉइंट पे अपने को कूलेंट ऑफ करना होगा उस वाले ब्लॉक में M09 आ जाएगा। इस तरह से अलग मिसलेनियस फंक्शंस रहते हैं जो ड्यूरिंग द मशीनिंग अपने को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये रहा पार्ट प्रोग्रामिंग। इसका पार्ट प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीएनसी का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें आप और इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम आगे कि पार्ट प्रोग्रामिंग एक्चुअली में लिखते कैसे हैं तो अपने को और क्लियर होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।